बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में किस हालत में हैं और कहाँ हैं, और वाक़तन अडयाला जेल में हैं या बाहर हैं, ये मुहिम्मा आज हल हो जाएगा, क्योंकि आज लास्ट वार्निंग है। और आज अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और हर सूरत में होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ इख्तलाफ राय पाया जाता था, उसके बारे में भी आपको एक अहम खबर देनी है, जो कि मुखालिफिन के लिए, उनके मुखालिफिन के लिए अच्छी खबर शायद ना हो, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छी खबर है। पहली खबर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी लड़ाई झगड़ा एक ही चल रहा है, और वो ये है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो जाली निज़ाम कायम किया हुआ, इसे बचाना कैसे है, इसे महफूज करना कैसे है। क्योंकि आइनी तरामीम हो, गैर आइनी तरामीम हो, खुसूसी अदालत हो, आइनी अदालत हो, या फिर एक्सटेंशन का मामला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें जो घूम रही हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब एक मेरे सामने एक फाफन की रिपोर्ट पड़ी है। फाफन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी तंजीम है, और ये मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है, और जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको देखती है जी। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक सिर्फ 11% दरखास्तों पर फैसले किए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने, अब आपको एक सादा बात बता दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 6 माह के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर अंदर तमाम इंतखाबी दरखास्तें, इंतखाबी उज़रदारियां निपटाना होती हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कौन से होते हैं? हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होते हैं। लेकिन आज 180 दिन से भी 2 महीने ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन इलेक्शन पिटीशंस की समाअत नहीं हुई। इलेक्शन पिटीशंस क्या होती हैं? जहां जहां धांधली हुई है, वहां वहां पे जहां जहां एतराज़ात हैं, अगर किसी ने दोबारा गिनती करनी है, फॉर्म 45 चैलेंज किए हुए हैं, फॉर्म 47 चैलेंज किए हुए हैं, वो हल्के हैं। और अभी तक 6 महीने गुजर गए, 6 महीने नहीं बल्कि 8 महीने गुजर गए, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो फाफन ने कहा है कि 334 दरखास्तों में से सिर्फ 40 दरखास्तें अब तक निपटाई गई हैं। ये जो कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ 27 सीटें जीती, 18 से 27 सीटों के दरमियान उसकी एक्चुअल सीटें हैं, उनको दे दी गई 100 सीटें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीती हुई है, और उसको दी गई 80 सीटें दी गई। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं। 334 दरखास्तों में से सिर्फ 40 दरखास्तें अभी तक निपटाई गई हैं, और फैफन ने 377 पिटीशंस की निशानदेही की। ताहम पंजाब सिर्फ 43 केसेस के बारे में मालूमात हासिल नहीं की जा सकी। 43 केसेस के बारे में पंजाब के मालूमात ही नहीं दी जा रही, ये है क्या, और वो कौन से हल्के हैं? वो सारे के सारे लाहौर के हल्के हैं। और मरीम साहबा का है, नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब का है, और ओन चौधरी साहब का। इन सब के तमाम हल्के जो चैलेंज हुए वो हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिन इंतखाबी अज़रदारियों का फैसला करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत से केसेस मुकर्ररा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स कायम किए, जिनकी समातें अभी बाकी हैं, और 40 केसेस में से 4 कौमी असम्बली के हैं और 36 सूबाई असम्बलियों के हैं। आप खुद तसव्वुर करें कि सिर्फ 4 कौमी असम्बलियों के केसेस निपटाए गए हैं, बाकी सब पेंडिंग पड़े हैं। और वो इसलिए पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए लिंगर ऑन किया जा रहा है कि जो ही उसका फैसला होगा, फॉर्म 45 है नहीं इन लोगों के पास। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का रिजल्ट डिले किया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकदमे डिले किए जा रहे हैं, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी तीसरी अदालत, कभी इलेक्शन कमीशन, जो लिटिगेशन में है। 3 के तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम सूबाई कौमी असम्बली के हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, लेकिन उसका भी कोई फैसला नहीं हो रहा। बलूचिस्तान ट्रिब्यूनल में 51 में से 28 केसेस निपटा दिए गए, क्योंकि बलूचिस्तान में मसला वो नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार बचानी है और शहबाज सरकार बचानी है, बलूचिस्तान को कोई मसला नहीं है। केपी के ट्रिब्यूनल ने 42 में सिर्फ 4 केसेस निपटाए, और वहां पे भी यही मसला है। सिंध ट्रिब्यूनल ने 86 में से सिर्फ 6 केसेस निपटाए, और वहां पे भी कराची, हैदराबाद, सारे के सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशू है, जमात इस्लामी का इशू है। इस्लामाबाद के 3 केसेस ज़ेर समाअत हैं, टोटल 100 के 100%, और निपटाए गए 40 केसेस में से 3 मंजूर, जबकि 37 खारिज किए गए। ये भी आप अंदाजा कर लें कि इंसाफ के तकाजे किस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। तो ये तो
एक है इलेक्शन का मामला, एक गैर सरकारी तंजीम है, कोई इमरान खान साहब की नहीं है या हमारी या किसी और की तंजीम नहीं है, गैर सरकारी तंजीम है। उसने एक तज्जिया पेश कर दिया, एक एनालिसिस पेश कर दिया फैक्ट्स की बुनियाद पे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला कहाँ पहुंचा हुआ है। दूसरी जानिब जी, IMF ने एक बहुत ही कर दिया है, एक दबाव डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात रसाई आसान बनाई जाए और सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते हुए असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारों को पब्लिक किया जाए और फरवरी 2025 तक तमाम सरकारी अफसरान और अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए और तमाम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FBR को डिजिटलाइज किया जाए। ये IMF की शर्त आई है और आपको पता है सरकारी मुलाजमीन में सिविल मिलिट्री दोनों आते हैं, जुडिशरी भी आती है और सब के सब इसमें आते हैं और अरकान पार्लियामान को अलहदा से उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि तमाम असासे जाहिर किए जाएं। तो ये आपको मालूम है कि FBR को कहा है कि इसको डिजिटलाइज किया जाए। तो ये आपको पता है कि जनरल बाजवा की फैमिली के जो असासे हैं वो मंजर आम पे आए, फिर एक और साहब के मंजर आम पे आए, तो FBR के नादरा के मुलाजमीन को ही नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया और शाहिद असलम जो जर्नलिस्ट थे उनको फिर उठा लिया गया था, FIA ने उठाया, अब वो अमेरिका में हैं और उन्होंने खबर ये स्टोरी ब्रेक की थी, अहमद नूरानी स्टोरी ब्रेक की थी। लेकिन IMF कहता है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर होने चाहिए और FBR को इसको डिजिटलाइज करना चाहिए पब्लिक करने के लिए, यानी हर शहरी को एक्सेस हो कि कौन कितने माल बनाकर जा रहा है और किससे कितने असासे हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ IMF ने एक और काम किया है जी, 10.3 अरब रुपए महाना नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया है, यानी 10 अरब रुपए महाना नए टैक्स लगाए जाएं और पाकिस्तान को मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ दे दी गई हैं। IMF ने 103 अरब रुपए महाना के नए टैक्स लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मशीनरी की इंपोर्ट पर 1% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया जाए और ये जो आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है वो इस्तिस्ना भी खत्म किया जाए। ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल इंपोर्ट के खाम माल पर 1% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया जाए। कमर्शियल इंपोर्ट के खाम माल पर 1% टैक्स से महाना 1 अरब रुपए की आमदन होगी। ये सारे के सारे जो है वो बहुत माइन्यूटली IMF जो है आपके मामलात को देख रहा है और अपने मुतालबात रख रहा है। मुख्तलिफ ठेके देने पर 1% विद होल्डिंग टैक्स से महाना 50 करोड़ की आमदन होगी, ये IMF इनको बता रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रही। मशरूबात में इस्तेमाल होने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी पर 5% इजाफा किया जाए। मशरूबात में इस्तेमाल होने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफे से 2.3 अरब रुपए महाना की आमदन होगी। ये IMF हमें खुद बता रहा है कि कहां से आप गरीबों पे बोझ डालने के बजाय कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं और आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जनाब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी खबर है उस तरफ आते हैं। तो बड़ी खबर यह है सर कि आज फाइनल हतमी फैसला होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो दो आरा पाई जाती थी कि जनाब एहतजाज होना है या नहीं होना, अब सारे के सारे मुत्तफिक और मुत्तहिद हो चुके हैं और PTI और उसकी इमरान खान साहब की फैमिली सब के सब इस बात पर एग्री हैं कि अगर ये मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर हर सूरत में 15 अक्टूबर को एहतजाज किया जाएगा और इस सिलसिले में कोई इसमें मजाका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ लीडरशिप जो है वो पंजाब की लीडरशिप ने बाकायदा तौर पर हमाद साहब ने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि सब कुछ ही कोई खतरे वाली बात नहीं है और अब हमें खतरात मोल लेने पड़ेंगे तमाम टिकट होल्डर्स को। उन्होंने कहा है कि और तमाम अहदेदारान को कहा है कि वो हर सूरत में 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पहुंचें इस्लामाबाद, और जो नहीं पहुंचेगा इसका मतलब है वो पार्टी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता और उनको उनके ओहदों से फारिग कर दिया जाएगा। ये इसके साथ साथ जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी खत्म की जाए और उनकी फैमिली को, वकला को, डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए ताकि वो उनकी खैरियत मालूम कर सकें।
تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، اگر آج ملاقات کروا دی جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ آج امکان ہے کہ ملاقات کروائی جائے گی اور درخواست دے دی گئی ہے۔ اب اس کو انتظامی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہ پریشر تھا، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی بالکل میں عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں دونوں، ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ان کی صحت، ان کی فیملی کی صحت اور باقی جتنے بھی سیاسی کارکنان رہنما ہیں ان کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی تک کوئی نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہے، لیکن آج اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ جبکہ دوسری جانب آئینی ترامیم کے لیے، جو کہ غیر آئینی ترامیم ہے، ان کی منظوری کے لیے تمام کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں بدترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے جی، اور اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ارکان پارلیمان کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار سیل کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ اور اب تک جو نون لیگ نے کلیم کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایم این ایز کو اغوا کیا ہوا ہے، اور اس لیے اغوا کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں غیر آئینی ترامیم کو سپورٹ نہ کر دیں، تو اس کے جواب میں تمام کے تمام جن اراکین کا نام لیا گیا تھا، وہ سارے ارکان جو ہیں، وہ خواجہ شیراز ہوں یا شفقت اوان ہوں، وہ سب کے سب منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہم یہاں موجود ہیں اور ہم فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ کر اپنے آپ کو محفوظ مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ آفرز کر رہے ہیں، اور 30 کروڑ نہیں، 40 کروڑ نہیں، 70 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے، 1 بلین کی، 1 ارب روپے کی آفر کی جا رہی ہے، اور 1 ارب روپے کے بدلے میں 1 ووٹ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 ووٹ اکٹھے آئیں گے تو ہم 3 ارب روپے دیں گے، اور اس طریقے سے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہو رہے۔ جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا مسودہ دیا ہے، اس مسودے میں ایک چیز جو ہے وہ حیران کن طور پر وہ آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں، اور وہ مسودہ جو کہ تھا راولپنڈی سے آیا تھا اور جو لیک ہو گیا تھا، جس میں آئین کا آرٹیکل 243 جو کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن اور سروس لیمٹ، اور پھر ریموول، اور پھر ریٹائرمنٹ، سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کو، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو ڈیل کرتا تھا، اس میں ایک سب کلاس 5 ایڈ کروانا چاہ رہے تھے راولپنڈی کے دوست، اور اس وقت بڑا شور و غوغا مچا تھا۔ لیکن اب وہ ایز اٹ از وہی پرپوزل مولانا فضل الرحمان صاحب کی دی گئی تجاویز میں سمو دی گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ہے جی گیم چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئی آئینی عدالت کے امکان کو رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس پہ ایگری نہیں کریں گے۔ ہائی کورٹس میں بنانے ہیں اسپیشل بینچ، وہ انہی ہائی کورٹس کے اندر ہوں گے، اور سپریم کورٹ میں بنانا ہے تو سپریم کورٹ کا ہی اسپیشل بینچ ہوگا۔ ججوں کے تبادلوں کے اختیارات نہیں ہوں گے، ججز کو مکمل طور پر سیکیور رکھا جائے گا، ان کی سروس سیکیورٹی ہوگی، اور ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے نہیں کیے جائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تجاویز میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو 3 جو ہے سینئر موسٹ ججز کو جو ہے پینل جایا کرے گا ٹاپ 3 کا، وہ بھی انہوں نے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی ہی بیس ہونی چاہیے، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی سینیورٹی بیس پہ ہونی چاہیے، جو سینئر موسٹ ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے، اور جو سینئر موسٹ ہے اسی کو چیف جسٹس، جو طریقہ کار چل رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات، باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔